Welcome to a new episode of Success Stories. Opportunities don't happen, you create them. Our guest, Mr. Mukesh Tyagi, who believes in this saying, is with us on the show today. A small introduction before we start. Mukesh Tyagi, a versatile Bollywood and TV actor, playback singer, anchor, with baritone voice and command over the spoken Hindi, English, and Urdu language. Being CEO of the largest MNCs, highly educated, having done law and MBA from the top university of United Kingdom. Some of his famous films are Page 3, Fashion, Corporate, Sahib Bibi and Gangster, and Hate Story. So welcome, sir, today on our talk show. I must thank you that I am having a golden moment at this moment to interact with you. और मैं सबको नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को आपके इस बढ़िया प्रोग्राम के माध्यम से सबको विश करना चाहता हूँ. Sir, so my first question to you, what got you into this profession? कहते हैं ना कि मैंने कभी अपनी जिंदगी को तराशा नहीं, ना मैंने उसको कहीं किसी मुकाम पे कभी सोचा, और मैंने अक्सर ये देखा है जो आप सोचते हैं वो होता नहीं. और तो आप जिंदगी में बड़े मंसूबे बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, और आपको जिंदगी के किसी और मंजिल पे आपको ले जाती है, ढकेल जाती है. तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी डेस्टिनी, लक, और तीसरा जो आप एनवायरनमेंट. तो ये सब चीजें जो हैं बड़ी जरूरी. मान लीजिए आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे जाना है, तो यू मस्ट डू योर स्टडीज इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यू मस्ट डू द बेस्ट MBA. आपको एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है तो आपको शायद एक बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा. तो वो तो आपकी तरफ से एक कोशिश है. तो वो चीजें, उसका चयन करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर हैं, कैसा माहौल है. लेकिन इसके साथ जो स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी है उसको आप नहीं बदल सकते. वो मैं तो ये मानता हूं कि जिनके हाथों में लकीर नहीं होती उनकी भी किस्मत होती है. तो किस्मत का जो है, ये जो फैटलिज्म है, बहुत से लोग अपनी जिंदगी पूरे एस्ट्रोलॉजर और क्या कहते हैं, आप ही शायद एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हुई, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, और वो अपने जीवन की दिशाओं को बदलते रहते हैं. वो जो भी करते हैं उनके कहने के अनुसार करते हैं, या समाज ने उन पे जो थोपा है वो करते हैं. लेकिन आपकी अपनी अंदर की जो आवाज है वो सिर्फ आप ही पहचानते हैं. सबसे बड़ा गुरु पता है क्या है मानसी? वो आपके अंदर की आवाज, वही आपका गुरु है, वही आपको अलग अलग जगह ले जाता है. कमिंग टू योर क्वेश्चन, वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा तारुफ बताऊं कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में CEO रह चुका हूं. आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट CEO इन इंडिया. और एक कंपनी थी एनरॉन, और जो US की सबसे बड़ी कंपनी थी, और इंडिया में उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने हिंदुस्तान में किया है, और उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. एंड आई बिकेम द CEO ऑफ दैट कंपनी एट द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ. दैट्स कॉल्ड एनरॉन. आपको शायद मालूम नहीं होगा, पर Yes. जी. तो मैं लंदन से मैंने MBA किया. आई डिड फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल इन UK. तो मैं 3 साल भी रहा हूँ स्कॉटलैंड में, मैंने वहाँ काम भी किया है. और एडिनबरा में मैं वुड मैकेंजी में काम करता था. फिर मुझे ये ऑफर एनरॉन से आ गया, और मैं मुंबई जिसको कहते हैं, मैं यहाँ पर शिफ्ट कर गया. और उसके बाद हुआ ये कि जब मैं काम कर रहा था, मैं काम में बहुत मसरूफ था, और मुझे 24 घंटे का काम था मेरा. मैं होटल ताज में रहता था, तो 4 साल ताज होटल में रहा, क्योंकि उस समय घर भी ढूंढने का वक्त नहीं था, इतना काम था. तो मेरी मुलाकात हुई सावन कुमार जी से. सावन कुमार जी उस समय फिल्म बना रहे थे मदर, और तो एक अंताक्षरी में हम डेजी ईरानी जी के यहाँ गए, और वहां पे वो अंताक्षरी चल रही थी, तो मैंने भी गाना गाया, और उनको गाना शायद पसंद आया होगा. तो हम लोग उस जमाने में मुंबई से अपने प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर से जाते थे. तो मैं जब हेलीकॉप्टर से लैंड किया तो मुझे फोन आया. उस समय फोन बड़े महंगे हुआ करते थे, 16 रुपए 1 मिनट का होता था.
तो मुझे फोन आया कि भाई देखो ऐसा ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी मोबाइल फोन पे $100 मिनट मैं देने के मूड में नहीं हूँ, आप सारा स्टूडियो आ जाइए। तो मैंने कहा किस लिए सर? बोले आपको गाना गवाना है। तो मैंने कहा भाई ये तो कमाल है, मतलब गाना है सर। मैंने कहा मुझे गाना आता नहीं है। बोले नहीं आप आइए, अगर नहीं गाएंगे तो म्यूजिक डायरेक्टर आपको गवाएगा ही नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, तो लेकिन आप ट्राई तो दे दीजिए। तो मैं सारा स्टूडियो पहुंचा और वहां पे उस जमाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े नामी ग्रामी म्यूजिक डायरेक्टर थे, दिलीप सिंह, सन्नी सिंह, जिन्होंने एक गाना बनाया था जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना, बोले बड़े उनके गाने उस समय वो हुए थे। और वो थोड़े से बातचीत करने के अंदाज में उनका एक था अंदाज, उस समय टॉप पे थे। तो जब मुझे सूट में टाइम में देखा, बोले ये गाना गाएगा। तो उन्होंने कॉर्पोरेट, एकदम कॉर्पोरेट का बंदा। कॉर्पोरेट का बंदा ये सूट पहन के आया है, सीधे मैं सीधे वहीं से हेलीपैड से वहीं गया। तो तो वहां पर हरिहरन बैठे थे, वहां पे उदित नारायण थे, और बोले थोड़ी देर में रेखा जी भी आने वाली हैं, तो आप लेकिन उससे पहले हम आपका टेस्ट कर लेते हैं, अगर आप गाएंगे तो ठीक है और नहीं तो फिर आप बाय बाय। तो मैं बहुत नर्वस था पहली बार, पर फिर मैंने बोला अच्छा कोई गाना सुनाइए अपने दोस्त। तो मुझे ज्यादा गाने आते नहीं थे, एक दो गाने आते थे, तो मैंने गाने माइक पे सुना दिया और वो गाना उनको पसंद आ गया और बोले आप ये गाना गाएंगे। तो एक दो दिन रिहर्सल हुआ और उसके बाद मैं सडनली देख रहा हूँ कि मेरे सामने रेखा जी खड़ी हैं और हरिहरन खड़े हैं, तो उदित नारायण बॉलीवुड खड़े के हैं, बड़े रूप बड़े कुमार आइकन्स। राठौर खड़े हैं। जी। और हाँ, यू कैन या इमेजिन रेखा जी के पहली बार, मतलब मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो पूरा वर्ल्ड इज चेंजिंग अराउंड मी नाउ, एंड दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। तो फिर वो मैंने गाना गाया उस फिल्म के लिए, और विच वाज क्वाइट अकम्प्लिश फीट फॉर मी। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि मधुर भंडारकर से मुलाकात हुई। जी। और भंडारकर जी को मैं तब जानता भी नहीं था, मेरी फिल्म इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत कम थी, लेकिन मेरे अंदर एक कलाकार तो शुरू बचपन से ही था। वो कहते हैं ना इजहार मोहब्बत कभी ना कभी तो होती है। तो मुझे एक लंच पे पूनम ढिल्लन जी ने बुलाया ऑलिव रेस्टोरेंट पे। तो वहां पे हम गए और वहां पे मधुर जी मिले, वो एक थोड़ी सी फटी हुई जीन्स पहने हुए थे, और मेरी इंट्रोडक्शन हुआ कि ये मधुर भंडारकर है। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस मीटिंग, वी एक्सचेंज द नंबर्स। तो ऐसे इत्तेफाकन एक दिन मुझे कॉल आया। अच्छा, उस जमाने में मैं टीवी पे और न्यूज़पेपर में बहुत आता था, क्योंकि मेरी कंपनी को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरा आए दिन कोई ना कोई लेकर के चलता रहता था। तो उनका फोन आया, बोले आप मड आइलैंड आ सकते हैं। इट वाज सैटरडे मॉर्निंग, मैं उठा ही था। तो मैंने कहा कि कहाँ मड आइलैंड? बोले बोले मैं मधुर भंडारकर बोल रहा हूँ, यू रिमेम्बर? मैंने कहा या आई रिमेम्बर, टेल मी। बोले आई एम शूटिंग ए फिल्म कॉल पेज 3, तो आप उसके लिए मड आइलैंड आ जाइए, और आपके कपड़े भी यहाँ पर हैं, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, गाड़ी में बैठिए और आ जाइए। 2 दिन या 3 दिन की शूट है। तो मैंने कहा भाई मधुर जी, मैंने कोई ट्रेनिंग एक्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर एक एक्टर बैठा हुआ है। तो वो सडनली दैट ट्रिगर्ड, एंड फिर मैं चला गया वहां पे मड आइलैंड में। और इस तरह से उन्होंने कहा हम तो पेज 3 के लाइव कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, आप पेज 3 में आते हैं तो हमें लाइव कैरेक्टर चाहिए इस फिल्म के लिए। और मधुर भंडारकर आप जानते हैं कि बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाते बहुत हैं, वो कभी रियलिस्टिक भी उनके कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं। जी। उनके कैरेक्टर्स रियलिस्टिक होते हैं। तो जी। वो जो चयन कर रहे थे वो उनको कर रहे थे, मुझे कोई रिहर्सल नहीं, सीधे सेट पे कैमरे के सामने कपड़े पहने और पहुंच गया। मैंने कहा मधुर जी थोड़ा सा हमको थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, कैसे बोलना है क्या? बोले अपने आप बोलेंगे, आप अपनी फिगर छोड़ दीजिए, डायलॉग्स है याद करके जाइएगा, अपने अंदाज में बोलिएगा। ही डिड नॉट इवन टेल मी हाउ टू स्पीक। तो कैमरा सामने पहली बार, कैमरा इतना बड़ा कैमरा, और कम से 400-500 लोग यूनिट के चारों तरफ खड़े हुए, और बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा भाई ये तो आज लगता है बहुत बड़ा मेरा वो सीता जी का टेस्ट हुआ था ना, वो उस टाइप का। मैंने कहा यहाँ पर अग्नि परीक्षा है मेरी। तो अग्नि परीक्षा करते करते, और लकीली आप बिलीव नहीं करेंगे मानसी कि मेरे सारे शॉट पहले बार में ही, फर्स्ट टेक एक्टर हूं मैं, और उसपे तालियां मधुर भंडारकर बजा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे भाई ये तो कमाल है। मतलब मधुर भंडारकर के बारे में तब तक मैं जान चुका था कि कितना दिग्गज डायरेक्टर हैं ये, उन्होंने चांदनी वार बनाई थी जो कि बहुत ही, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो फिर ऐसे बस वो उसमें एक पॉलिटिशियन का रोल था। और वैसे मेरे अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ा हूँ, और जेएनयू के अंदर
छात्र राजनीति करता था, तो राजनीति के बारे में आई वॉज क्वाइट अवेयर अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैंने बोला आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल है। तो मैंने कहा मधुर जी आपके पास दो चॉइस है। बोले क्या? बोले एक तो मैं डायलॉग खुद बना के बोलूं, और क्योंकि मैं उसमें फिर अपने अंदाज में बोलूंगा। तो बोले नहीं, थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूँ क्या बोलना है, बाकी आप बोल। तो इतना नेचुरल तरीके से मैंने काम किया उसमें, और उनको सबको बहुत पसंद आया। मैं कहीं भी जाता हूँ तो पेज थ्री के मेरे जानने वाले ज्यादा हैं, जबकि मैंने कई फिल्में की हैं, लेकिन पेज थ्री पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में और जहन में बैठी है कि सब मेरे डायलॉग भी याद हैं और सबको। तो ऐसे मेरा, कहते हैं ना कि जैसे पैराशूट ड्रॉप, मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा एक्टर बनने के लिए। बड़ी आसानी से मैं एक्टर भी बन गया, प्लेबैक सिंगर भी बन गया। तो कहते हैं होगा वही जो राम रची राखा, सो डेस्टिनी एक टेक्स बात। ओवर। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि मैंने कभी कुछ सोचा नहीं क्या करना है लाइफ में, और अपने आप चीजें होती रही। बस ये है कि आप अपने अंदर टैलेंट को शार्पन करते रहिए। जब भी आपको वक्त मिले अपने टैलेंट में अपने बारे में सोचिए, और अपना एक नया अंदाज और मुख्तलिफ अंदाज रखिए। कहते हैं ना, पीपल हु ट्राई टू एप अदर्स, वो जगह ऑलरेडी भर चुकी है। तो आप करेक्ट। अपने अंदाज को रखिए। तो किसी कॉपी करने के चक्कर में रहेंगे तो वो तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा, उसने कहा भाई मैं इस प्लेबैक सिंगर को गाता हूँ, बोले वो ही नहीं चल रहा तो आप कहाँ से चलेंगे? तो मतलब, you know, this is a philosophical statement that you have to create your individual identity। और उसके लिए बड़ा, कहते हैं वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पंछियों के पर बोलते हैं, पंछियों के ये फैले हुए पर बोलते हैं, जिनके हुनर होते हैं वो अक्सर खामोश रहते हैं। तो वो खामोशी से अपने हुनर में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो यही चलता वाह। रहा तो मैं बचपन से, तो वो काम आ गया मन से। दैट्स माय शॉर्ट स्टोरी ऑफ और सर जितना आपने मुझे अभी स्टोरी सुना उसमें आपने कभी भी नहीं बोला कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाता हूँ या मैं ये एक्सप्लोर नहीं करता हूँ। यू जस्ट वेंट विद एन ओपन माइंड एंड टुक दैट चांस, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने आपको रोक लेते हैं, नहीं ये मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं। हाँ हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही एक्चुअली। ये जो नहीं का वर्ड है ना, कोई हाँ चीज आपके बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं है। वो एक देयर इज अ सेइंग, यू कैन नॉट थिंक अनलेस यू हैव द एबिलिटी टू अचीव इट। अगर आप कल एग्जैक्टली। सोचते हैं कि आप कल दुनिया की सबसे बड़ी एंकर जिम कैरी ने क्या किया था। जिम कैरी was struggling for his acting and you must have known about Jim Carrey। तो या उसने अपनी जेब में एक लिख करके डाल दिया कि मैं $5 मिलियन का पहला चेक लूंगा, या 1 मिलियन का या 5 मिलियन का। और वही हुआ उनकी जिंदगी में। उनको पहला चेक जो मिला वो 1 मिलियन या 5 मिलियन का मिला। तो मतलब ही कुड प्रिडिक्ट हिज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ऑप्टिमिज्म, हाँ मैं करूंगा, वो कहते हैं वो जो चला ही नहीं घर से बाहर, वो क्या उसको सफर का अंदाजा। तो आप घर से बाहर तो निकलिए। हाँ एग्जैक्टली यस बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम व्हाट यू आर टुडे? देखिए, इंस्पिरेशन जो होती है, प्रेरणा स्रोत होते हैं, वो मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आपको जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी में क्या होता है, संघर्ष सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। जब आप संघर्ष करते हैं तब आपको पता लगता है कि समाज की असली हकीकत क्या है। वो कहते हैं इस शहर में मकान बना के तो देखो, इस शहर में मकान बना के तो देखो, दोस्त ही नींव के पत्थर उठा ले जाएंगे। तो क्या है कि जब आप गुर्बत में होते हैं, मुफलिसी होती है। मेरा बचपन बहुत संघर्ष में गुजरा, और कहते हैं कि एक एक पैसे का मोहताज था मैं। एजुकेशन भी बड़ी कट-पट के हुई इधर से उधर, और इवेंचुअली मुझे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली, मुझे एमबीए करने का मौका मिला। तो इंस्पिरेशन आपको मिलती है कि आप इस संघर्ष से ऊपर कैसे निकले। जब आप दो लोगों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, लोग देखते हैं कि किस किस मुसीबतों का सामना करते हुए लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस कर जाते हैं ठंड में भी। तो आप ये देखते हैं कि इन लोगों ने कैसे काम किया है। वो एक बार मार्क स्पिट्ज़र को 7 गोल्ड मिले थे ओलंपिक्स में। तो उससे उससे पूछा कि सर आप बड़े लकी हैं, आप 1 सेकंड से जीते, माइक्रो सेकंड में जीते हैं आप। तो उसने कहा इधर आओ भाई। उसने कहा क्यों? बोले आपको पता ही है माइक्रो सेकंड को जीतने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है।
बोले 10 घंटे लगातार पिछले कई सालों से मैं रोज मेहनत करता हूँ, तब ये माइक्रो सेकंड्स में मैं गोल्ड प्राइज जीता है। तो आप जब संघर्ष करते हैं जीवन में, संघर्ष मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंस्पिरेशन के लिए तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, मैं भी चाहूंगा कल मैं शाहरुख खान बन जाऊं, पर मेरे अंदर शाहरुख खान जैसी कला तो होनी चाहिए। मैं भी अमिताभ बच्चन बनना चाहूंगा, मैं भी चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी बन जाऊं, मैं भी चाहूंगा कि मार्गरेट थैचर बन जाऊं, मैं भी चाहूंगा कि ओबामा बन जाऊं। देखिए चाहने में, और कहते हैं फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर। तो Exactly. डिजर्व करने के लिए आपको एक बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, हर प्रकार के बलिदान करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी जो गुर्बत थी, जो मेरी मुफलिसी थी या गरीबी थी बचपन में, वो जो संघर्ष था वो ही मेरा इंस्पिरेशन बना, और उसी ने मुझे आज इस मुकाम पे लाके छोड़ा है कि आज मेरे पास मतलब गॉड हैज बीन वेरी काइंड दैट आई हैव अचीव्ड स्टारडम, आई हैव रीच्ड टू द टॉप इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। I did my MBA with a scholarship from UK, from the top business university. I've created a big space in the society today. लेकिन एक जमाना था कि हम कंचे कंचे खेलते रहते थे, गुल्ली डंडा खेलते रहते थे, जूते ना होने के अभाव में हम रेत पे ही अपना नंगे पैर से फुटबॉल खेलते थे। लेकिन अब जब हाइंडसाइड में देखते हैं तो हम कहते हैं ये कितनी बड़ी लर्निंग्स थी, कितना जबरदस्त इनमें, कोई स्नॉबरी नहीं आई कहीं। फिर क्या होता है, एक आपका एक पूरा मुकम्मल डेवलपमेंट होता है। जब आप गरीबी से ऊपर जाते हैं तो आप गरीब की भी जज्बातों को पहचानते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। लेकिन ये Correct. आप जिसने जिसने कभी तैरा ही नहीं वो पानी का, उसको क्या अंदाज कि पानी क्या होता है। तो आप ये जो हमें कहते हैं इट्स अ सेल्फ ट्रेनिंग। और दूसरी हमारी मदर, माई मदर जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही मेरी जिंदगी की। उन्होंने हमेशा हम लोग त्यागीज हैं, त्यागीज में थोड़ी सी वो होती है मतलब मिलिटेंसी टाइप की थोड़ी लड़ाई, फ्यूडलिज्म है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, छोटे बाप के बन के रहो, किसी से पंगा मत लेना, बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हो। माई फादर यूज्ड टू स्टे आउटसाइड आवर हाउस, वो ही वाज इंजीनियर इन इरिगेशन। तो वो मदर ही हमारे मतलब देखा जाए तो गार्डियन थी। तो वो हमें हमेशा इंस्पायर करती थी, भैया चुपचाप काम करो, जमीन पे लगे रहो, मिली हवाओं में उड़ने की ये सजा कि जमीन से सारे नाते टूट गए, इस बुलंदी पे बहुत तना हूं, काश में सबके बराबर होता। तो ये जो हमें जो इंस्पायर किया हमारी मदर ने, मेरी मदर मुझे हमेशा कहती थी, मुझे आई वांट टू सी यू एज ए ग्रेट स्पीकर, हमेशा कहती थी आई वांट टू यू टू इन्वेस्ट इन एज ए स्पीकर। तो उन्होंने मेरी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स को उस समय पहचाना, और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करती रहती थी कि तुम ये। अच्छा मैं पहले पढ़ने में बहुत ही क्या कहते हैं कमजोर था, मेरी बॉडी भी बहुत कमजोर थी, मैं बहुत इंसिपिड सा था। मुझे एक वाकया आपको याद दिला रहा हूँ कि हम लोग 4 भाई बहन, 2 भाई बहन यूरोप लगते हैं, और दो, मेरा रंग सबसे ज्यादा घर में सांवला है। और तो बर्थडे जब इनविटेशन आते थे तो वो सिर्फ अपने 2 गोरे बच्चों को भेजती थी वो। मैंने पूछा अपनी मदर से कि अब भाई आप हमेशा जो है, मेरी सिस्टर का नाम ममता है और वो अभी अमेरिका में रहती हैं, तो आप इन दोनों को बच्चों को क्यों भेजते हैं। तो वो बोली कि एक तो तुमसे बहुत सुंदर है देखने में दोनों, और तुम अब घर, अब एक इनविटेशन आया तो चारों बच्चों को तो नहीं भेज सकती ना मैं, तो भेजूंगी मैं 2 कोई, तो जो मेरे बेस्ट सिलेक्शन में उनको भेजती हूँ। तो वो भी एक मेरे दिल में चुप गई। मैंने कहा अच्छा मम्मी को एक दिन मैं बताऊंगा। अच्छा मेरे बाल शुरू से ही बड़े लंबे रहते थे, तो मेरे फादर मुझको आवारा और क्या क्या पता नहीं, वो मेरे फादर बिल्कुल मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन है, बहुत ज्यादा। उनको डिसिप्लिन के अलावा और कोई तीसरी चीज दिखाई नहीं देती। हम उन डरते हैं कि एक कमरे में अगर वो है तो हम दूसरे कमरे में बैठ जाते हैं, इतना डरपोक। लेकिन मदर हमारी फ्रेंडली है, हम उनसे हर प्रकार की बातें कर सकते हैं, और वो हमें समझती भी बहुत अच्छा है, उनका ह्यूमर बहुत बढ़िया है, तो शायद वो ह्यूमर मेरे अंदर भी आया है। गाती भी बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है वो गाने वाले गुण भी मेरे अंदर आए हैं। आपके मेरी अंदर आए। फादर मेरी मदर लंबी है, फादर छोटे हैं, तो मुझे लगता है वो लंबाई भी मुझे मदर से भी, तो मेरी मदर ने मुझे इतना इंस्पायर किया हुआ है। कहीं Like कहीं a हवा replica भी of your mom. हवा भी निकालना जानती थी, ज्यादा हीरो बनो तो जीरो बना देती थी। तो ईगो पूरा। ईगो, हाँ मतलब हवा में मत उड़ो, अगर हवा में उड़ो वो पहचान लेती थी, अच्छा थोड़ी अकड़ आई है, बोले अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती, किस बात की अकड़ है तुम्हें। तो हाँ, तो हमें जो है मतलब वो तालीम इस तरह से देती थी, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं नॉलेज, शी वाज माय प्रैक्टिकल गुरु। तो किसी लड़के आओ तो वो हमारे तरफ नहीं करती थी, उसकी तरफ करती थी जिससे हम लड़के आए। तो हमें ये लड़ने का जो हमें शौक था कि वो उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया।
तो हुआ ये कि तो उन्होंने मदर ने कहा भी ठीक है, तो तुम ऐसे हो, तो हमारे फादर जो है मुझे कहते थे हमारा बाल लंबे करते हो, माथे पे रहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या हीरो समझते हो, पढ़ाई लिखाई में कोई दिल नहीं है, दिन भर खेलते रहते हो। तो एक दिन मैं गया नाई के पास, बार्बर के पास, मैंने कहा सारे बाल हटा दो। तो मैंने अपने सारे बाल कटवा दिए बिल्कुल गंजा होकर के। जब मैं घर आया तो मेरी सिस्टर ने दरवाजा खोला, वो तो बेहोश होने को आ गई, बोली ये करा क्या? मैंने कहा वो फादर हमेशा टोकते रहते हैं कि तुम आवारा हो, बाल तुम्हारे लंबे हैं, मैंने कटवाई दी। तो मैं एक बड़ा जज्बाती बच्चा भी था, तो मुझे कोई चीज लग जाती थी तो मुझे वो दिल में एक, जैसे कहते हैं ना, खलिश खलिश की तरह चुभती रहती थी। और मैंने कहा कभी ना कभी मैं इनको इसका जवाब अपने अंदाज में दूंगा। तो आज मुझे लगता है दे आर वेरी प्राउड पेरेंट्स ऑफ माइंड, दे वेरी हैप्पी, दे वॉच मी ऑन टेलीविजन एवरी डे। मैं टीवी पे ऑलमोस्ट रोज ही 1 या 2 टेलीविजन प्रोग्राम करता हूँ। अभी आपके प्रोग्राम आने से पहले एक प्रोग्राम और भी किया, तो अब मुझे टीवी पे देखते हैं। वो इंडिया में ही है? इंडिया में, दिल्ली में है? इंडिया में ही, मेरठ में रहते हैं मेरे पेरेंट्स। अच्छा, मेरठ। तो मुझे कहते हैं एक ही प्रॉमिस है कि जब भी तुम चैनल पे आओगे बता दो किस चैनल पे आ रहे हो। फिर मेरी मदर मुझे क्रिटिसाइज, तुमने शर्ट अच्छी नहीं पहनी थी, अभी भी वो मुझे टोकती हैं। तो मतलब उनका एक कंटिन्यूअस, वो कभी मुझे हवा में नहीं उड़ने देती। तो आज मैं जमीन पे इसीलिए वाओ। तो माय मदर इज माय इंस्पिरेशन। सर, कोई ऐसा मेमोरेबल इवेंट या ऐसे कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो आपने एक्सपीरियंस करे हैं, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मानसी जी, आप पहले मुझे मुकेश बोलिए, क्योंकि मेरी तमाम फिल्मों में नाम मुकेश त्यागी है। और मैं भी करता हूँ कि हमारा आप सब एक एतबार है। तो थैंक यू फॉर द ऑनर। अब आपने ये सवाल पूछा है कि कौन सा इवेंट मुझे इंस्पायर किया, तो इवेंट की तो बड़ी लंबी कहानियां हैं, मैं अगर सुनाऊंगा तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई किस्सा जो आप कभी भूल नहीं सकते? 1-2 चुनिंदे बताता हूँ, क्योंकि हम लोग एक कॉलोनी में रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनी में रहे हैं हिंदुस्तान में, और हमने गुलामी 200 साल ब्रिटिश की। आप तो शिव वहीं पे रहते हैं ब्रिटेन में। तो मैं बहुत साल पहले, कई दशकों पहले लंदन गया पहली बार। तो जो मुझे गाड़ी रिसीव करने आई, वो एक गोरा सूट में पहने हुए और बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए वो मुझे गाड़ी लेने आया। जो गाड़ी भी इतनी खूबसूरत थी, जो मैंने पहले बार से फिल्मों में ही देखी थी। तो मुझे लेने आया, मेरा प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मुझे लेने आया है। तो जब उसने मेरा दरवाजा खोला गाड़ी का और मैं पीछे बैठा और उसने गाड़ी चलाई, बोले सर वेयर कैन आई टेक यू? I said, that's a great statement coming from a British driver asking once upon a time a colonized India. And that too, I was not very, attired also very appropriately at that time because I was tired. I just landed after a long time. But that was a great exciting moment when उसने मेरा दरवाजा खोला और मुझे गाड़ी ले जा करके फिर मैं गया सब जगह, एंड ही वाज गिविंग ग्रेट रिस्पेक्ट। एक नंबर 1 वो। दूसरा ये कि मैं एक बार फिल्म में शूट करने गया था, साहिब बीवी गैंगस्टर। आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, टिग्मांशु धुलिया साहब की फिल्म है। और उसमें रणदीप हुड्डा, इरफान खान, मैंने दोनों में काम किया है। तो वहां पे गया तो शूट हो रहा था। एक गुजरात में एक गांव है बाई, तो हम बड़ौदा से जो है बाई रोड गए, और तो वहां पे उन्होंने एक किसी महल को जो है गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वहां पे गए तो मैंने कहा भाई चाय लेके आओ, थका हुआ था, और साथ में शुगर फ्री ले आना। तो जब आई चाय तो साथ में वो चीनी ले आया कटोरी में रख के। तो मैंने कहा भाई आपसे तो मैंने शुगर फ्री मांगी थी। बोले सर हम लोग शुगर के पैसे नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा देखिए अभी कितनी इनोसेंस हिंदुस्तान में है। तो मुझे आलिया भट्ट का एक जोक याद आ गया। तो वो एक बार मोदी जी बोले कि देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी। तो आलिया भट्ट कहती हैं कि वो डिक्शनरी खरीदने से पहले देखना चाहिए था ना। तो मैंने कहा यहाँ पे भी बहुत सारे आलिया भट्ट है, और बड़ा मजा आया क्योंकि इनोसेंस में जो ब्यूटी है ना, जो अट्रैक्शन है, it's a very attractive, मतलब when you come across somebody who is not corrupted by this civilization, that is still maintaining that sanity and innocence, it gives you immense happiness, and your emotional connectivity with them is so good. I didn't embarrass him. I said, great, this is sugar free, you will not charge for me, I am very obliged and honored. So ऐसे बहुत सारे
ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, अब सुनाता रहूंगा तो श्योर आपका आपकी प्रोग्राम खत्म लाइफ हो जाएगा। इतनी इंटरेस्टिंग है तो आपके पास तो हर तरफ किस्से ही किस्से हाँ, हैं। कुछ कुछ किस्से आपको जब अलग से मिलेंगे तो बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें जैसे तो मैं जैसे मैं करीना कपूर से पहली बार मिला, तो मैं मतलब तो मैं सोचा शायद भाई बहुत एरोगेंट होंगी, बहुत चीजें टॉप हीरोइन। मैं जब फिल्म फैशन उसके लिए हीरोइन के लिए काम कर रहा था, उससे पहले प्रियंका चोपड़ा जी के साथ फैशन में मिला, उससे पहले कॉर्पोरेट में बिपाशा बासु के साथ मिला। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन जिनको मैं कभी कभी देख करके अपने ख्वाबों में सोचता था, वो सामने मेरे जब आए तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत लम्हा या खूबसूरत क्षण क्या हो सकता है जिंदगी में। तो ऐसे मेरे साथ ऐसे इतने लंबे लंबे हादसे हैं कि मैं बात बताऊंगा तो फिर ऑफलाइन ही बताना पड़ेगा, कि नहीं तो नहीं लंबी कहानी हो जाएगी। शिव शिव अगली बार मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग किस्से जो आपने सुनाए। मन नहीं करता कि हम इसको यहीं बंद करें, पर हमें हमारे इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस भी पूछने हैं आपसे। सो जी आगे बढ़ते हैं। सर, शो है हमारा सक्सेस स्टोरीज, तो जी। मैं आपसे सक्सेस के बारे में यह पूछना चाह रही थी कि व्हाट डज ट्रू सक्सेस मीन टू यू? देखिए, सफलता के कई आयाम होते हैं मनसी। सफल की जो परिभाषा है वो आपको खुद ही लिखनी पड़ती है। आप समाज के दृष्टिकोण से सफल सफल कहेंगे तो वो भी एक सफलता है, आपकी आंतरिक सफलता है वो भी एक सफलता है। आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि आंतरिक सफलता जो सबसे बड़ी सफलता है। कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं विच आर नॉट लास्टिंग, दे आर नॉट सस्टेनेबल। एकदम सडनली आप बबल की तरह से आए, हाई टाइड की तरह से आई और फिर लो टाइड में चली गई। मैंने बड़े बड़े लोगों को गिरते हुए देखा है जो अर्श से फर्श पे आ गए हैं। तो सफलता जो है एक बहुत ही फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। जहां तक मैं समझता हूँ, सफल व्यक्ति, देखिए जीवन में सफलता के लिए तीन चार चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो आपके अंदर स्पिरिचुअल कोशेंट होना जरूरी है, और स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब यह है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस लेवल कितनी है। बहुत से लोग सेल्फ अवेयरनेस होती नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो वो लोग जो है एक रूटीन एग्जिस्टेंस में जीते हैं। लेकिन जिंदगी सबसे खूबसूरत वही बनती है जब आप एक नक्शा बनाते हैं, एक जिंदगी में एक मंजिल रखते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और जीवन में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीन स्तंभ हैं जीवन के। एक तो स्वास्थ्य, समय, और तीसरा जो है वो है साधन। तो इन तीनों का अगर बैलेंस गड़बड़ होगा, इन तीनों का अगर समन्वय गड़बड़ होगा, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपके पास कितने ही साधन हो, कितने ही समय हो, सब निरर्थक हो जाएगा। सब बेकार है। दूसरा है आपके पास, अगर आपके पास साधन है, स्वास्थ्य है, पर समय नहीं है, तो आप उस साधन का आनंद भी नहीं उठा पाते। लोग देखते हैं, कहते हैं कि ए और सी, एक तो होता है ए और सी होता है जिसमें आदमी की डेथ और बॉर्न वो कंफर्म्ड है, लेकिन उसके बीच में एक सी अल्फाबेट आता है, चॉइस। आप क्या चॉइसेस यूज करते हैं जिंदगी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी चॉइसेस को अगर सही नहीं करेंगे तो देखिए, शर्ट में आपने बटन देखा, अगर आप एक बटन गलत लगा लेंगे तो आपकी पूरी शर्ट का जो जो है खाका बदल जाएगा, वो एकदम त्रिकोणीय हो जाएगा। तो लाइफ में आपको स्वास्थ्य पे ध्यान करना है, आपको साधन भी चाहिए वो, और उसके समय समय भी चाहिए। साधन का अगर आपने आनंद नहीं उठाया और मर गए, चले गए, तो आपका वो साधन बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लाइंग इन योर बैंक अकाउंट व्हिच ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट। पीपल आर चेजिंग मनी ऑब्सीनली। सो द पहले होते थे वानप्रस्थ आश्रम, बाल्यकाल, उसमें 25 साल तक आप जो है पढ़ते थे, 25 साल तक आपको यौवन होता था, उस समय आप, और बाद आप गृहस्थ आश्रम में घुसते थे। तो ये बड़े आध्यात्मिक रूप से डिवाइडेड स्टेटमेंट थे, लेकिन अब हम फॉलो नहीं करते। हमें सिर्फ एक ही पैसे की चमक नजर आती है जिसमें लोग अंधे होते चले जाते हैं। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, इसमें एक बार आप घुस गए तो आप निकल नहीं सकते। जैसे आपने मक्खी को देखा होगा शीशे पर, जब एक बार वो चिपक जाती है तो अपनी इमेज को देखती रहती है लगातार, और आप उसको मार दीजिए वो उड़ेगी नहीं। तो ऐसे आदमी अपनी ही चक्रव्यूह खुद चारों तरफ से बुनता चला जाता है। और देखिए, समय जो है आपके जीवन का समय तो निर्धारित, आप 70 साल, 80 साल, 50 साल, ज्यादा बहुत किस्मत वाले होंगे तो 90 साल के आसपास आ जाएंगे, बहुत ही किस्मत होगी तो 100 साल। तो ज्यादातर लोग, तो आप अपनी जिंदगी के इतने बहुमूल्य क्षण जिसमें आप गाना गा सकते हैं, जिसमें आप दोस्तों के साथ
बैठ के दोस्ती कर सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान कर सकते हैं, कुछ समाज में फायदा कर सकते हैं, समाज को हेल्प कर सकते हैं, वो समय आप नष्ट करते चले जाते हैं एक पूंजी एकत्रित करने में। तो मैं समझता हूँ कि सफलता का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को कितने अनुपातिक, proportionately how much you are leading, what kind of blending you are doing in your life, time, health, spirituality. So you have to enjoy all aspects of life and you cannot get consumed. But what is happening is people are getting consumed. तो सफलता एक वो है। आप अमिताभ बच्चन बन गए पर ये कोई सफलता का कारण नहीं है। अभी आपने देखा सुशांत सिंह जिस तरह से उन्होंने सुसाइड किया है, या बहुत से एक्टर, प्रवीण बॉबी, गुरु दत्त, ऐसे हमारे पास बहुत लंबी लाइन है जहां पे सब कुछ होते हुए भी उनके दिल में एक ऐसा नासूर था जिसको हम और आप नहीं समझ पाते। तो वो सफल है या असफल है ये तो आपको खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। आई यूज्ड टू वर्क फॉर कंपनी इन एडिनबरा कॉल्ड वुड मैकेंजी, एंड उसमें मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर जॉन ग्रीन, वो हमारे साथ कंसल्टेंट थे। तो एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हम लोग एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स बेचते थे, थोड़े से एनवायरमेंटली कंप्लायंट नहीं थे वो। सो वन डे आई मेट हिम ऑन प्रिंसेस स्ट्रीट इन एडिनबरा। वो हाथ में गिटार था, थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी। मैंने कहा डॉक्टर ग्रीन, व्हाई यू हैव लेफ्ट सच अ लुक्रेटिव जॉब, यू आर अर्निंग इन पाउंड्स एंड यू आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी। बोले नो यार, आई वाज सेलिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच वर प्रिकिंग माय कॉन्शियंस। सो आई जॉइंड Chernobyl जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था रशिया में, and I joined that group as an NGO to help those people who are the victim of the radioactive emissions, and I'm helping out rehabilitating those people. So it is giving me so much of satisfaction and happiness with the 1/4 of the salary which I used to earlier. और मैं दिन में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करता हूँ, 4 दिन मेरे लिए हैं। मैं उसमें गिटार बजाता हूँ, मैं उसमें पब्स में जाता हूँ, जो भी करते हूँ, that time is for myself. पर 3 दिन मैं समाज के लिए हेल्प करता हूँ। That is my motivation. Money is a byproduct. तो money becomes your objective of life, then you will lose out lot of things. और किसी ने ये कहा है कि सबसे बड़ा रिग्रेट जिंदगी का क्या होता है, जब आप मृत्युशैया पर होते हैं, when you are on the deathbed, that is the time the entire wheel of your life starts moving in. You see your movie, और उस समय जो रिग्रेट्स आते हैं, those regrets will haunt you at that point of time, because that's the fag's end of your life. You're exiting your life, and now you're taking the entire balance sheet of your life and you're realizing that you have not done many things which you could have done. So success is a very dynamic concept. It is depends on, so if you go by societal confirmation of success, then obviously you will be misled. वो कहते हैं अंधा, वो क्या कहते हैं, जाका गुरु आंधला ताका चेला खरा निरेद। मतलब जिसका गुरु ही अंधा है तो उसका जो चेला होगा वो भी उतना ही अंधकार में जिएगा। तो आपको अपने जीवन को बहुत ही महीन से अपना उसका विश्लेषण करिए, एनालाइज योर लाइफ, बी सेल्फ अवेयर, सी आर यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इट इज अ पॉज, कांस्टेंट पॉज। यू हैव टू पॉज एवरी डे कि हैव आई डन राइट थिंग्स और रॉन्ग थिंग्स। तो जब वो सम टोटल निकलेगा तो यू विल सी टू इट, मे बी यू डोंट हैव पैलेशियल हाउसेस, यू डोंट हैव very big limousines, stretch limousines and branded bags and all, but at the end of the life you will feel you are more happy, and happiness is a success. Happiness is a success. So agar money is the happiness, then all the billionaires should be happy. Yes. But you hardly see them smiling. The man at the lowest strata smiles much more than the billionaire anywhere in the world. So why does he smile more? Is the happiness more important? Bhutan के अंदर वहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, जीडीपी नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहां पे नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, वहां पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो दे वर्क ऑन द हैप्पीनेस क्वोशंट। तो भूटान भले इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, बट आई थिंक देयर पीपल आर द हैप्पीएस्ट। जापान में ऐसी एक तो आपको वहां पे 100 साल में जीते हैं। दिस कॉल्ड ब्लू जोन्स। देयर वेरी 6 ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड वेयर द पीपल आर नॉट एट ऑल चेसिंग मनी। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म में क्या होता है कि बड़े बड़े मकान और पैलेस छोड़ करके लोग 2 बेडरूम के घर में जा रहे हैं, क्योंकि इट्स मच इजी टू मैनेज देम। सो यू नो इट इज अप टू यू टू लुक एट इट। आई एम चैलेंजिंग द एंटायर पैराडाइम ऑफ हैप्पीनेस। एंड अब आपने ऐसा मेरा क्या कहते हैं अंतःकरण को आपने जगा दिया अपने सवाल से, तो मैं तो अब इस पर ज्ञान देने लगूंगा, आपका इंटरव्यू छोटा पड़ जाए या अगले उसमें दूसरे फेज सुनाऊंगा इन द सेकंड एपिसोड। जितना मैं पूरा आपकी बात ये समझ पाई हूँ कि सक्सेस इज बेसिकली व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इट इज जस्ट being happy, and whatever you do, if money makes you happy, you are happy. If anything else makes you happy, at the end of the day, as long as you don't regret, you don't regret for anything. Yes, definitely.
वो एक Wonderful, sir. एक कबीरदास जी का दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। Ukana. उससे ज्यादा बस इतना सा ख्वाब है। जी। Very well said, sir. Absolutely. So, moving ahead, and again talking about success, how do you think you will give this success back to the society, and this success of yours, which has made you happy, how will you help the society change for good? देखिए, मुझे लगता है कि मानसी, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, एंड लेट मी टेल यू, देयर इज अ ट्रेनिंग एवरीबॉडी नीड्स इन लाइफ। जो सबसे ज्यादा ट्रेंड आदमी भी है, उसको भी ट्रेनिंग चाहिए। तो सोसाइटी एट लार्ज नीड्स ए सम काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग इनपुट, जो कलेक्टिव विजडम है लोगों की। अब जैसे मैं, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान किया। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो चैलेंज थी कि इट वाज लाइक women used to go in open space for defecation. So he realized that this is a serious embarrassment for women in India, the ladies folk in India. And he came out with a wonderful concept called setting up the toilets at their doorstep. There were ads which were run when कि भाई आपके अगर शौचालय नहीं है तो the bride is refusing to get married in that house who doesn't have the toilet. So this is the one of the biggest challenge he recognized. हमारे यहाँ कभी कभी ये चलता है यार, जैसे चल रहा है चलने दो। तो लेकिन उनके एक क्रांतिकारी कदम से हमारे देश के अंदर आज इतने टॉयलेट्स बन गए हैं, एंड गवर्नमेंट पेड द मनी फॉर दैट। इट इज नॉट समथिंग, इट हैज बीन लेफ्ट ऑन यू। सो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो कि हम लोगों को लाने पड़ेंगे सोसाइटी में। एजुकेशन इज नंबर वन। हाउ डू वी एजुकेट अवर masses? बिकॉज वो कहते हैं कि उसमें तमिलनाडु में एक 70 साल की महिला थी, तो वो एडल्ट एजुकेशन में जाती थी। एक कॉन्सेप्ट था एडल्ट एजुकेशन। तो उसने कहा भाई आप एडल्ट एजुकेशन में क्यों जाते हैं? बोले क्या था, पहले मुझे बस आती थी तो मैं पढ़ नहीं पाती थी कौन सा नंबर है, तो मैं बगल वाले से पूछती थी कि क्या नंबर है। अगर उसने मुझे गलत बता दिया तो मैं गलत बस में चली जाती थी। अब मैं पढ़ लेती हूँ अपने आप कि कौन सी नंबर की बस है और ये कहाँ जाएगी, तो मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट। कहते हैं पराए किसी उसके पर डिपेंड करना, आप जब तक अपने कदमों में चलना नहीं सीखेंगे, दूसरों के क्रचेस पे या दूसरों कदम पे चलेंगे तो आप हमेशा मिसडायरेक्टेड होंगे। तो ऐसे इतने सारी स्कीम्स हैं। अब जैसे सती प्रथा एबॉलिश की, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी एबॉलिश्ड ट्रिपल तलाक व्हिच वाज सच ए बिग कर्स इन इंडिया। पाकिस्तान में नहीं है जो कि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान में वो ट्रिपल कितनी औरतों को निजात मिली है। तो मैं समझता हूँ कि विद माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फोकस ऑन एजुकेशन, बिकॉज टुडे 90% ऑफ द चिल्ड्रन हु कम आउट, वो लोग एक केपीएमजी की एजुकेशन, केपीएमजी है कोई कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने कहा 67% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक अप द जॉब। इन्फोसिस जो है बच्चों को 1 साल का रीस्किलिंग प्रोग्राम कराती है ताकि वो कॉम्पिटेंट हो अपने एजुकेशन में। तो एक एजुकेशन बहुत बड़ी चुनौती है। वी हैव टू एजुकेट पीपल थैंक्स टू कोविड। मैं तो कह रहा हूँ कोविड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हो गया। सब कुछ। दूसरा क्या है कि आप हेल्थ है, कलेक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ के लिए हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ एक वो। तीसरा क्या है कि आप सही डायरेक्शन दें यूथ को। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो है एवरेज एज 25 साल की 50% हो। तो यू कैन इमेजिन वी आर द यंगेस्ट पीपल विद 1.3, मतलब 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। तो इन लोगों को सही डायरेक्शन देना। हमारे क्रिमिनलिटी बहुत आ गई है। हाउ डू वी डीक्रिमिनलाइज दिस यूथ? हाउ डू वी गेट देम आउट ऑफ द एडिक्शन? एडिक्शन इज अ वेरी बिग चैलेंज। उनको बचपन होते ही उनको नशे की आदत पड़ जाती है, उससे उनका पूरा जीवन, उनका पूरा मुस्तकबिल जो है बर्बाद हो जाता है। तो दैट इज अनदर वन। अनदर एरिया इज विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अगर आप महिला सशक्तिकरण नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ जेंडर इम्बैलेंस जो आएगा उसकी वजह से भी सोसाइटी हैज टू सफर। द विमेन हैज टू बी गिवन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो जैसे हम प्रधानमंत्री जी का मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आई एम आर्डेंट फैन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनका वो उन्होंने, तो ऐसे हमारे यहाँ। अच्छा दूसरा ये है कि हमारे कमिंग टू बॉलीवुड, सिंस आई एम फ्रॉम बॉलीवुड, मैं देखता हूँ कि 2000 बच्चे
डेली मुंबई की ओर जाते हैं अपने फिल्म कैरियर को आजमाइश करने, जो कि लड़के आईआईटी से पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मेडिकल किए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी एक चमकीले पर्दे से इतने आकर्षित होते हैं कि अपने पूरे फ्यूचर और करियर को ताक पे लगा करके वो मुंबई जैसे नगरी में जाते हैं, माया नगरी है, वहां पर जाके एक एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको काम मिलता है और संघर्ष भी बहुत लंबा होता है, कई कई साल निकल जाते हैं, लेकिन वो इस जो कहते हैं ना कि इस चमकदार दुनिया से निकल नहीं पाते, उसी में अटके रह जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। तो उनके लिए मेरा दिमाग में ये है कि भाई वही लोग जाए जिनके पास सामर्थ्य हो, जिनके पास साधन हो। इफ यू डोंट हैव द मनी देन डोंट ट्राई, बिकॉज मुंबई कैन रुइन यू। आप किसी गलत कामों में पड़ जाएंगे और एक्टर तो आप बन ही नहीं पाएंगे, साथ साथ आप जो आपके अंदर क्षमताएं वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप और फ्रस्ट्रेशन में आप घर भी नहीं आप वापस आ सकते, क्योंकि आपने बड़े ऊंचे ऊंचे आपने कहा मैं शाहरुख खान बन के दिखाऊंगा। अच्छा, ये कहानियां भी मिलती है कि भाई ड्रॉप आउट, बिल गेट वाज अ ड्रॉप आउट एंड ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो उनका ड्रॉप आउट पे तो ज्यादा फोकस है, पर जो ड्रॉप आउट के साथ में और जो उन्होंने काम किए उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। अमिताभ बच्चन कैसे यहाँ पहुंच गए उस पर फोकस नहीं है, वो बस वही देख रहे हैं कि भाई ये लोग स्ट्रगल से ऊपर निकले, हम भी निकल सकते, लेकिन उन्होंने कितना काम किया, कितनी मेहनत करी है, कहाँ से जुगाड़। अच्छा, किस्मत भी होती है, लेकिन किस्मत के सारे आप पूरी जिंदगी को दाव पे नहीं लगा सकते। तो ये तो आई वुड लाइक टू गाइड दोज पीपल कि भाई आप कैसे आगे बढ़े जीवन में। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ, मैं लूंगा और करूंगा लोगों के लिए काम। एंड आई वांट टू एक्चुअली रन अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट्स माय डिजायर, वेयर आई विल क्रिएट ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। उसके अंदर स्पिरिचुअल कोशेंट हो, उसके अंदर फिजिकल पावर हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन हो, उसके अंदर क्या होता है। देखिए, पेरेंटिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है पेरेंटिंग। हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट पेरेंटिंग का इशू है। क्या है कि हम जैसे मान लीजिए आप किसी स्मगलर के यहाँ पैदा हुए तो आपके अंदर वही वाले वैल्यू सिस्टम आएंगे। आप किसी पुलिस इंस्पेक्टर के पैदा हुए तो आपके अंदर वही दादागिरी और वही उसी टाइप के वैल्यूज आएंगे। आप किसी प्रोफेसर के हुए तो प्रोफेसर वाले आपके एंगल आए। किसी गरीब के हुए जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आपको निरक्षर बना देगा, वो अपनी ही उसमें झोंक देगा। तो कॉम्पिटेंट पेरेंटिंग इज सच ए बिग चैलेंज। आप उससे पूरी कंट्री का पूरा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक द पेरेंट्स कॉम्पिटेंट। तीसरा क्या है, मेंटल इशू। हम लोगों के मेंटल इशू को बारे में कोई बात ही नहीं करता। एवरी 1% आउट ऑफ 4% इन द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल एबरेशन। पांचवा और क्या है, सेक्सुअल इश्यूज वी डोंट डिस्कस। we feel it is immoral, it is embarrassing. Why not? Why the parents can't talk about their daughters and there can be a frank communication? As a result they suffer internally. So ये जो इंटरनल सफरिंग है, कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर निकालना सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई फील दैट आई कैन रियली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ वो तो दुनिया जानेगी, पर मैं समझता हूँ लुकिंग एट द कंपैरेटिव वैल्यूएशन ऑफ माई सेल्फ that I have experienced the world very closely. I have seen all aspects of life. मैंने गरीबी भी देखी है, मैंने अमीरी भी देखी है, मैंने धक्के भी खाए हैं, मैंने सफलता के भी आनंद आयाम उठाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर तमाम वो सब निचोड़ है जो कि एक समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सकता है। तो मेरा मानसी जी एक लाइन में खत्म करूंगा। मेरा जज्बा यह है कि सोसाइटी को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जाए, किस तरह से उनकी एनर्जी चैनलाइज की जाए पॉजिटिव साइड में। दिस इज द चैलेंज आई वुड लाइक टू फॉलो। Lovely, sir, and I completely agree with you. It's like people like you, me, Trident, everybody. This platform today, all have to be in hand to be able to do something for this society and give it back to the society in their own way. Yeah. So it is wonderful to listen to the various aspects you covered about women, about the youth, about the reality of Bombay that hardly people don't talk about. I mean, everybody says, no, fulfill your dreams, but the reality which you spoke, Bombay is absolutely, it's absolutely, you are very honest about it. So that kind of, we need such icons who can talk so honestly. So thank you so much, Mansi. It was
Very, very informative. Sir, something about how you got associated with Trident Communications and how do you feel about being associated with Shiv and Naveen? देखिए ऐसा है, ट्राइडेंट के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अ, मैं इतना लंबा बोल सकता हूँ ट्राइडेंट के बारे में कि पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिव से मेरी मुलाकात हुई और उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात हुई शैंग्रीला होटल में। अभी कुछ महीने पहले की बात है। उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए थे। उसके अंदर अनिल कपूर के भाई संजय कपूर वो आए हुए थे, पत्रकार आए हुए थे। तो एंड नो वंडर देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस इवेंट कंपनी ट्राइडेंट कम्युनिकेशन। सो मैंने ये देखा कि ये कितने काम करते हैं। देखिए आप, कितने अवार्ड्स दिए हैं इन्होंने। अभी भप्पी लहरी के साथ अभी इन्होंने कोई एक प्रोग्राम किया था, उसमें भप्पी लहरी थे, उसमें मुझे भी एक्चुअली शरीक होना था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं आ पाया। और वेबिनार ऐसे हुआ इनके था जी। तमाम, जी। अब आप इनकी वर्सेटैलिटी देखिए ट्राइडेंट कम्युनिकेशंस की। मेरे और भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करते हैं। किसी को अपनी ब्रांडिंग चाहिए, ब्रांड प्रमोशन करना है, तो ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, इनकी एफिकेसी ऑफ ब्रांड प्रमोशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन नेचर। दे ही कैन रीच आउट टू एनी मार्केट। क्या फायदा है इनको कि ये लंदन में बैठे हुए हैं, और लंदन एक ऐसी जगह है जो कि विश्व का केंद्र है। दैट्स व्हाई लंदन इज द बिगेस्ट बैंकिंग सेंटर, बिकॉज अमेरिका तो बहुत टाइम गैप हो जाता है, तो लंदन जो है स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है। दूसरा, वहां पे दुनिया के लोग आते हैं लंदन में। जितने मैडम टूसैट में टूरिस्ट आते हैं, उतने पूरे हिंदुस्तान में एक साल में लोग आते हैं। तो यू कैन इमेजिन दी कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ लंदन। तो ये शिव वहां बैठे हुए हैं। इनका अपना, क्योंकि एक बहुत अच्छा डिमीनर है, तो सबसे दोस्ती भी इनकी बड़ी जल्दी हो जाती है। मैं तो इनके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हूँ। और तो ब्रांड प्रमोशन हो गया, फिर इवेंट्स करते हैं। इसके अलावा अविवाहित लोगों का विवाह भी करते हैं ये, तो मतलब वेडिंग प्लानिंग भी कर लेते हैं। और मुझे लगता है तमाम मल्टी फैसेटेड मल्टी टास्कर हैं, और कितने एफर्टलेसली करते हैं और अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हवा में नहीं उड़ते, या मतलब क्या कहते हैं 10 दिखाएंगे 100, ये 100 हैं पर 10 दिखाते हैं। इनका काम इनके बारे में बोलता है। तो वो एक शेर है ना कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इनका जो हौसलों से उड़ान है वो कमाल का है। तो जो इनका हौसला है, लंदन से इंडिया आ जाते हैं, लगता ही नहीं हम लोग कैनॉट प्लेस नहीं जा पाते जितनी जल्दी ये लंदन से इंडिया आ जाते हैं। तो कोविड का टाइम है, नहीं तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम हम लोग कहीं बैठ करके बढ़िया किसी जगह करते होते। लेकिन अब ये ठीक है, दिस इज द टाइम। सो मुझे लगता है ट्राइडेंट इज बिकमिंग ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द इंटायर वर्ल्ड। या तो अगर आपको किसी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाना है, यू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, यू वांट टू गेट मैरिड, यू वांट टू होल्ड द इवेंट, म्यूजिकल है, कॉन्सर्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, आई थिंक द ट्राइडेंट इज वेरी वेल geared up to deal with this. And I've seen his networking is enormous. He knows literally most of the people in the world. So I'm very impressed and very honored that I'm associated with the Trident Communications. thank you so much, sir. Thank you so much. And my last question for the interview today is, sir, what would you like to tell our viewers during this pandemic? Mansi, me and you are floating in the same ship. Everybody is floating in the same ship, and all the epidemiologists are coming out with the different inventions, different medical mythologies are coming up. God knows whether this is going to be the end of the story, or there will be a new virus waiting on the horizon and trying to attack the humanity at kind. But the philosophical interpretation of COVID-19 is that I think the nature is resetting its button, and people have abused so grossly, climatically, socially, economically. You see, every aspect of life has been abused by the human invasion, and that too for something which is really makes very little sense in the human development. And that's why I look at COVID-19 as a lesson. Otherwise, these people would never put themselves behind the bar. It's called the nature's punishment to put you behind the bar. You are within the four walls of your house. You can't step out. You are so scared. You have learned to live
without social outings. You have learned to live without brands, because today you don't need brands. Today you don't need a very high profile fashionable outfits and attire. You spend so much of money for that, which can be the square meal for 1 year of a poor person. You buy one Louis Vuitton bag which costs you 2 lakh, 3 lakhs rupees, and this 2 lakh, 3 rupees can be the square meals of the entire family of a poor person for maybe 1 year or 2 years time. He can construct a house. So there is a spiritual awakening through this, and people are realizing. But the problem is कि फितरत कहते हैं आसानी से खत्म नहीं होती है. The moment COVID goes off, they'll be back. The biggest advantage which has happened is today it's a digital country. We are becoming digital citizens of the world. We can reach out to anyone. Today I'm talking to you straight away. He's in London, you are in Mumbai, I'm in Delhi. We are talking through the digital communication, and our receptivity, our audibility is very good. So today the travel has cut down. You used to spend so much of money. I'm saying that we need economy, but we have to prioritize where do we put our energy and resources in things which are not needed. Yes. Do we really have to, for social indulgence, for pleasure indulgence? You see, the problem, what is happening is the moment you have something, you buy a new car, unless somebody else sees it, you don't buy for your personal comfort. You buy for others' pomp and show. So look at the car can cost you 2 crores, 1 crore, 3 crores. So this pomp and show, so I think I would advise, of course, it has given a very big hit to the economy. People are losing jobs. So, but it is also giving them a message, look, you have to be on your own. The dependence on the job, you have to be self-employed. Move into vocational studies. Do something which is of productive value. Don't be ashamed of work. In UK and all these people from high-profile families indulge into all kinds of jobs, plumbing, electricians, do it yourself. They construct houses, they do their own electrical jobs, and they earn money. Because this kind of things are going to change, or you get into artificial intelligence. The traditional jobs are losing luster and sheen because traditional jobs will wipe out, and because people don't really need them. Because today you need a very high skilled jobs. So BA कर लिया आपने, MA कर लिया आपने, PhD कर ली, आपको कोई guarantee नहीं you will get the job. The employment market is going to shrink badly. So you will have to stand up on your own feet. अच्छा, employment भी क्या होता है? There are two categories: employment and sub-employment. You may be employed, but you are not working for the degree you have acquired. You may be engineer in mechanical engineering, but you are doing some construction job, civil engineering job. You may be a PhD in economics, but you are teaching in high school because you have not. So there is a complete paradigm shift in the way society used to think at large. So they'll have to go through a deep dive inside and think about how do. Because survival of the fittest is the Darwinian principle, that you want to survive, you need to be fittest. Don't become the victim card. Don't play the victim card. अरे यार कोविड आ गया, हम क्या करें? कोविड ने ये कर दिया. ये आपके अंदर की मनोवैज्ञानिक deficiency है. So you need some vitamins of psychology to make up this deficiency. So मेरे हिसाब से कोविड का नुकसान बहुत है. हम चाहते हैं जल्दी वैक्सीन आ जाए. प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को अनाउंस किया है कि three vaccines are expected to come by the end of the year. He has also announced the national digital card, health card. तो सबके digital उसमें आ जाएंगे. तो technology is going to become very important factor for our existence. Telemedicine, दूर से आप अमेरिका में बैठ करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. So everything is getting digitized. So you need to develop your digital intelligence. You need to have a high degree of connectivity. Me and you can talk. Without the good 4G and 5G, we can't do this program. So you need to invest in digital intelligence. Only then you can survive. Otherwise, कहते हैं कि जो लोग नहीं खड़े होंगे टाइम पर, who are not prepared to deal with these challenges of future, strategic disruptions will happen much more frequently than ever happened before. So जो ये strategic, ये भी COVID भी disruption है, हमारी जिंदगी का disruption है. तो ऐसे डिस्ट्रप्शंस कितने आने वाले हैं, आपको कुछ इसका अंदाजा ही नहीं है. इट्स अ अननोन फ्यूचर वी आर गोइंग टू लिव विद दिस. वी आर ओनली स्पेकुलेटिंग कि इट विल बी ओवर बाय दिस टाइम, बट यू गॉड नोस कोविड के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट. सो ह्यूमैनिटी हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रांग इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, ओरिएंटेशन टू बी कंप्लायंट विद द लॉज ऑफ नेचर. इफ यू आर डिफाइंग, आदमी के अंदर सबसे बड़ी पता है सबसे बड़ी कमी क्या है? एरोगेंस, घमंड, अहम. मैं कुछ भी कर सकता हूँ.
मतलब he doesn't think anybody. एक छोटा सा कोविड ने आकर के पूरे पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि आपकी औकात क्या है. You stand nothing. You are a speck on this universe. तो ये जो हमें मिला है, तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. We have to simplify it. You know, it is most difficult to simplify yourself. It is easiest to make yourself difficult. So unless you learn the art of simplification, unless you are the depressurizing yourself with the things which you really don't need, you will not be able to deal with the future. And especially the millennial kids, the young kids, those who are used to very high profile lifestyle, those who want the best of gadgets, they have acquired through inheritance. On their own, they can't even earn maybe 10,000 rupees job. And unless they have a backup from their parents. So these people have to learn, these youngsters, that look, if we are on your own, if we stand on our own feet without the support of parents and all, can we survive? The answer is no. So you will have to review your position, place yourself without any support and see how much you can survive. And that skill which you need to develop will be handy for you to deal with this very, very disruptive future. Wonderful, sir. It was have you on a show, and आपकी पूरी जर्नी, आपके इतने मजेदार इवेंट्स जो आपने हमें बताए, एंड सक्सेस आपके लिए क्या है और आप सक्सेस किस तरह से सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, ये सब सुन के आई मीन आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, एंड इट वाज वंडरफul to have you on a show, and thank you so much. Thank you so much for your time, and we would like to meet you soon in person too. Yes, absolutely looking forward, Mansi. And thanks very much. Thanks to Trident Communications and Shiv and Mansi, you especially conducted the interview so well. And Shabba khair.